आई होप कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मैंने आपको अन्य सब्जेक्ट हो गए जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रसायन हो गया आपका, है ना, और आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं सारे सारे उनके सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं पहले से, है ना। फिजिक्स हो गया, ये सारे चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे बायोलॉजी आपका रह गया था, तो जिन भी छात्रों ने पहले वो वीडियोज़ देखे हैं पहले कमेंट में बता दें कि हमने वीडियोज़ सारे देख लिए हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है ना। तो क्योंकि 2-3 दिन ही बाकी है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं द्विनामकरण पद्धति क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन लिया है मैंने बायोलॉजी के, ये फर्स्ट चैप्टर से ही आपका क्वेश्चन बन रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज रखे हैं। देखिए आपको हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे जो जो आपके आने हैं, यानी जो सिलेबस में है ना उनके ही दूंगा, तो बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो कोई चांस नहीं है कि आप यहाँ पे फालतू पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वही पढ़ रहे हैं जो कि आना है। इसलिए आपको ध्यान से सारे क्वेश्चन पढ़ना है और सबसे बड़ी बात सुनना है आपको। यदि आपको एक बार में अच्छी तरीके से नहीं आते हैं, वीडियो को फिर से चालू करके साइड में भी रख सकते हैं फोन और देखिए वीडियो को, सुनिए, है ना। आप सुनेंगे ना तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, द्विनामकरण पद्धति क्या है ना। जीवों के नामकरण की पद्धति है। सबसे पहला पॉइंट तो आप यही ले सकते हैं, उसका नाम ही है नामकरण। नामकरण का अर्थ क्या होता है, नाम रखने की जो प्रक्रिया होती है वो नामकरण पद्धति कहलाती है ना। यहाँ पे द्विनामकरण पद्धति क्या है, जीवों के नामकरण की एक पद्धति है ना, जिसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने इसका प्रतिपादन किया था। किसने, कैरोलस लीनियस ने। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन हो गए यहाँ पे, लीनियस, जो कि एक वैज्ञानिक थे, कैरोलस लीनियस, इन्होंने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। इसके बाद देख सकते हैं इसका पूरा यहाँ पे विवरण आगे दिया गया है। प्रत्येक नाम के दो भाग होते हैं, कोई नाम है तो उसके दो भाग होते हैं, आपको पता होगा, वंश होती है और दूसरी उसकी जाति होती है ना। जैसा कि आपका है ना, जैसे आपका कोई नाम हो गया और आपकी जाति भी होगी, तो दो भाग हो गए आपके नाम के, है ना। उदाहरण के लिए मनुष्य का जीनस होमो है और हमारी प्रजाति क्या है, सैम्पियंस, इसलिए हमारा नाम क्या है, मनुष्य की जो वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का, होमो सेपियंस, है ना। तो ये हमारा पूरा नाम होता है ना। नाम क्या है, दो भागों से मिलकर के बना होता है, एक वंश और एक जाति से। जैसा कि आपका नाम है, आपका नाम जैसे रोहन है और आपकी जाति मिश्रा है, तो रोहन मिश्रा, है ना। तो रोहन आपका वंश हो गया और जाति आपकी मिश्रा हो गई। तो ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे होता है ना। इसके बाद जैव विविधता से आप क्या समझते हैं ना। तो अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं बिल्कुल से लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो ऐसा याद रखिए, जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये यदि आपको अन्य परिभाषा, है ना, याद ना आए तो ये लिख सकते हैं कि जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसे ही जैव विविधता कहते हैं ना। देखेंगे जैव विविधता विभिन्न प्रकार के जानवर, पौधे, कवक और यहाँ तक कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव जो हमारी प्राकृतिक दुनिया को बनाते हैं, इनमें से प्रत्येक प्रजाति और जीव संतुलन बनाए रखते हैं और पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ काम करते हैं, जैव विविधता कहलाता है। देखिए हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव हैं जो रह रहे हैं, है ना, हैं। बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, पौधे हो गए, सूक्ष्मजीव हो गए, है ना, कई सारे जीव हैं, उनकी प्रजातियां हैं, तो एक दूसरे पर सब निर्भर हैं, है ना। जो अगर सारे के सारे जीव जो अभी उपस्थित हैं वो नहीं होंगे तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है ना, वो सही से काम नहीं कर पाएगा, है ना। उसमें जब एक साथ मिलकर के सारे बैक्टीरिया हो गए, पौधे हो गए, कवक, ये सारे जब मिलकर के काम करते हैं ना तो उसका संतुलन बना रहता है ना। तो इन जीवों में पाई जाने वाली विविधता का ही जैव विविधता कहते हैं। ये आंसर रहेगा इसका, है ना। इसके बाद देख सकते हैं प्रियोन्स क्या है ना। प्रियोन्स क्या है, सबसे पहले देखेंगे ये संक्रामक प्रोटीन्स कण होते हैं। स्टैनली सिनर ने 1982 में इनको प्रियोन कहा। इनको 1987 में प्रियोन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, है ना। प्रियोन प्रोटीन का निर्माण लगभग 250 एमिनो एसिड से होता है। इनका आकार सूक्ष्मतम विषाणु का 1/100वां भाग होता है ना। प्रियोन्स के महत्वपूर्ण लक्षण क्या होते हैं यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं। विषाणु 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि वायरस जो होती है 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर जाती ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रियोन्स इस ताप पर भी निष्क्रिय नहीं होती हैं। प्रियोन्स इस वायरस से भी ज़्यादा क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं प्रियोन्स, है ना। प्रियोन्स की क्रियाशीलता यूरिया, फिनोल और आदि प्रोटीन को विकृत करने वाले पदार्थों से प्रभावित करती है, यहाँ पर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं जीवाणु भोजी का नामांकित चित्र बनाइए, बैक्टीरियोफेज का नामांकित चित्र। तो ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, नामांकित है ना। इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया गया है ना। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, है ना। तो इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली इसके। एक इतना पार्ट होता है जो हेड होता है, ये यहाँ पे कॉलर वाला पार्ट होता है, ये यहाँ पे इसकी पूंछ होती है, यानी कि टेल होती है ना, टेल फाइबर ये पाए जाते हैं, यहाँ पे टेल होती है। ये आपका कॉलर वाला पार्ट होता है, ये हेड होता है। तो बस आपको इन तीनों पार्ट को याद रखना है, बस इन्हें बांट देना है। ये सीट है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, है ना।
इसके बाद देख सकते हैं पादप एवं जंतुओं में कोई 3 अंतर लिखिए। देखिए मैं आपको 4-5 अंतर बता दूंगा, जितने पूछे जाते हैं उनसे 1-2 एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, ताकि आप यदि 3-4 यदि 2 अंक में आएगा तो आपको 4 याद होंगे तो आप 2 आसानी से लिखेंगे, 1 एक्स्ट्रा भी लिखेंगे तो आपके अंक कटने के कोई चांस नहीं रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पादप और जंतुओं में कोई 3 अंतर लिखिए, देख सकते हैं। तो आप तो ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि जब से आपने साइंस पढ़ना स्टार्ट की तो ये अंतर तो यार बिल्कुल पढ़ते ही आ रहे हैं ना। देख सकते हैं पादप कोशिकाएं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है, उनमें नहीं पाई जाती है ना। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इनमें। इसमें जो है पादप कोशिका में है ना, इसमें सेल वॉल पाई जाती है, इसमें सेल वॉल का जो है अभाव होता है, अनुपस्थित होती है। इसके बाद देख सकते हैं सेकंड है पादप कोशिका में लवक पाया जाता है और जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है ना। हरित लवक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देख सकते हैं पादप कोशिका में तारका अनुपस्थित रहता है, पादप जंतु कोशिका में तारका उपस्थित रहता है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं इसका तरीका याद करना है तो कैसे करना है, आप दोनों का संरचना देखिए, दोनों के चित्र बनाइए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको पता होगा किसमें क्या पाया जाता है ना। पादप कोशिका में रिक्तका बड़ी होती है, जंतु कोशिका में छोटी होती है। पादप कोशिका में आकार लगभग आयताकार होता है, जंतु कोशिका में आकार लगभग वृत्ताकार होता है ना। ये गोल टाइप की होती है, यहाँ पे आयताकार टाइप की होती है। इसके बाद देख सकते हैं सहजीविता से आप क्या समझते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जब 2 पौधे अथवा जीवधारी एक साथ साथ रहते हैं है ना, तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है ना। तो देखिए 2 जीव हो गई, कोई एक जीव हो गया, एक पौधा हो गया, एक दोनों ही पौधे हो गए या फिर दोनों ही जीव हो गए है ना। जब दोनों साथ साथ रह करके काम करते हो एक दूसरे को लाभ पहुंचाए है ना। सहजीविता, सह का मतलब क्या होता है, साथ है ना, साथ साथ रह रहे हैं और एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं ना। मतलब अगर किसी को कोई हमारा दोस्त है उसको हम कभी कॉपी दे देते हैं है ना, स्कूल में अगर हमारे पास नहीं है, वो हमें कभी पेन दे देता है ना। ऐसे हम एक दूसरे को लाभ पहुंचा देते हैं ना, है ना। कोई किसी को खाना दे देता है, उसके पास कुछ नहीं है तो वो से वो दे देता है। तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन तथा इस पौधों का जो यह गुण होता है ना। खासकर यहाँ पे पौधों की बात की जा रही, मैं आपको उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझाना चाहता हूँ है ना। पौधों का यह गुण क्या होता है, सहजीविता कहलाता है। सहजीविता का उदाहरण क्या है, लाइकेन का यहाँ पे पौधा। इसका याद रखिएगा उदाहरण, सहजीविता का उदाहरण लाइकेन। ब्रायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व लिखिए। देखिए तो ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं ना। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में जल अवशोषण की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है ना, अतः ये बाढ़ रोकने में सहायता करती है ना। तो आपको पता ही होगा कि पौधे अगर लगे हो ना, पेड़ अगर ज़्यादा लगे हो तो बाढ़ वहाँ पे कम आती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे याद रहेगा आपको, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे क्या होते हैं, जल अवशोषण की उनमें क्षमता पाई जाती है ना, तो ये बाढ़ को रोक सकते हैं आसानी से। स्फैगनम जैसे ब्रायोफाइटा का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। बागवानी में मिट्टी की बनावट में सुधार के लिए करने के लिए यहाँ पे ब्रायोफाइटा के पौधों का उपयोग किया जा सकता है। सर्जिकल ड्रेसिंग में बिस्तर स्टॉक के रूप में पानी को धारण करने वाली अवशोषित करने की महान क्षमता होती है ना। नर्सरी में बेड ब्रायोफाइट्स की थैली से ढके रहते हैं। दवाओं में ब्रायोफाइट्स का उपयोग विभिन्न रोगों में औषधीय रूप में किया जाता है ना, दवाओं में किया जाता है ना। जल अवशोषण के रूप में ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग में। और ब्रायोफाइटा के पौधे जो होते हैं मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं, याद रखिएगा। शैवालों के 3 जो है आपको लक्षण बताने हैं या विशेषताएं है ना, कह लीजिए। इनकी कायिक संरचना काफ़ी विविध होती है। ये एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनका शरीर जो है वो थैलॉइड होता है ना। सभी शैवालों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक है ना, जो कि पौधों प्रकाश संश्लेषी वर्णक बोले तो यानी कि उन्हें खाना बनाने में सहायता करते हैं ना। लवकों की सतह पर अथवा उनमें अंतः स्थापित प्रोटीन निर्मित संरचना होती हैं जिन्हें पायरोनोइड कहते हैं है ना। त्रिसंलयन को स्पष्ट कीजिए। आंसर रहेगा आपका यहाँ पे कंप्लीटली त्रिसंलयन आवृत बीजियों द्वारा प्रदर्शित विशिष्ट परिघटना है। द्विज निषेचन का एक चरण है। इस घटना में 3 अगुणित केंद्रों का संलयन होता है, अतः यह त्रिसंलयन कहलाती है। त्रिसंलयन बीजांड के स्थित भ्रूणकोश में संपन्न होता है। परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश के बाद नर युग्मक उसमें मुक्त करती है। इनमें से एक नर युग्मक भ्रूणकोश की केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित हो जाता है। इस प्रकार 3 केंद्रकों के संलयन से प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र का निर्माण होता है जो त्रिगुणित होता है। देखिए इसमें होता क्या है, एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रक जब मिलते हैं ना तो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण होता है। इसीलिए तो यहाँ पे त्रिगुणित का हो रहा है निर्माण, तो त्रिसंलयन से कर रहे हैं ना। तो एक नर युग्मक मिल रहा है और 2 क्या मिल रहा है, ध्रुवीय केंद्रक यहाँ पे
संलेत हो रहे हैं, तो यही तो है, 3 मिल रहे हैं तो त्रिसंलयन हो गया ना। तो इसके बाद याद रखिए जो मिल रहे हैं ना वो याद रखिएगा, बस हो गया। इसके बाद आवृत बीजी है ना, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में आपको अंतर लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें पुष्प जो है अनुपस्थित होता है, एंजियोस्पर्म में उपस्थित होता है। जनन जो है जिम्नोस्पर्म में जनन अंग शंकुओं पर उत्पन्न होते हैं ना, जनन अंग जो होते हैं शंकुओं पर उत्पन्न होते हैं। शंकुल तो कौन, जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, किसमें, एंजियोस्पर्म में जनन अंग पुष्पों में पाए जाते हैं ना, जैसे कि हमारे अभी पौधे हैं फिलहाल में एंजियोस्पर्म। जाइलम में वाहिकाओं एवं पोषवाह में चालनी नलिकाओं का अभाव होता है ना, जाइलम में वाहिकाएं एवं पोषवाह में नलिकाएं उपस्थित होती हैं, अच्छी तरीके से पाई जाती हैं। यहाँ पे देखेंगे, आगे देख सकते हैं यहाँ पर द्विनिषेचन व त्रिसंलयन अनुपस्थित होता है, द्विनिषेचन व त्रिसंलयन में होता है, किन में, एंजियोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है, अतः यह अगुणित होता है। भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के बाद होता है, जिस कारण यह त्रिगुणित होता है ना, क्योंकि इसमें त्रिसंलयन भी हो रहा है। देखिए त्रिगुणित होता है। साइकस पाइनस आदि इसके उदाहरण रहेंगे, किसके, जिम्नोस्पर्म के। एंजियोस्पर्म के उदाहरण रहेंगे यहाँ पे आम, मक्का, चना, गेहूँ आदि हो गए है ना। तो ये खुले परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र में दो अंतर लिखिए। यहाँ पे रहेगा आंसर आपका दिया गया है पूरा का पूरा। खुला एक तरफ, बंद परिसंचरण तंत्र, रक्त निम्न दाब पर बहता है, रक्त उच्च दाब पर बहता है, किसमें, बंद में। पदार्थों का आदान प्रदान रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच सीधा होता है। पदार्थों का आदान प्रदान ऊतक द्रव के माध्यम से होता है ना, इसमें ऊतक द्रव के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है, रक्त कोशिकाओं के बीच होता है, सीधा शरीर की कोशिकाओं के बीच होता रहता है ना। जोंक, झींगे, केंकड़े आदि इसके उदाहरण हो जाएंगे। खुले परिसंचरण तंत्र में पाया जाता है, जो झींगे हो गए, केंकड़े हो गए, जोंक हो गई है ना। और ये बंद परिसंचरण तत्व सभी कशेरुकियों में पाया जाता है ना, जिनमें क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है ना। तो यहाँ पे ये रहेगा आपका मछली, परी, पक्षी, सरीसृप आदि है ना। आर्थ्रोपोडा संघ की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए आपको संघ, जो आपके ये संघ है ना, उनकी विशेषता आपको होनी चाहिए याद, है ना। आर्थ्रोपोडा के बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट है। प्राय सभी खंडों के पार्श्व की ओर एक संधियुक्त शंखाग्र होते हैं, सिर पर 2 संयुक्त नेत्र होते हैं ना। तो ये याद रखिएगा, ये जंतु एक लिंगी होते हैं, इतना पॉइंट याद रखिए। और जल तथा स्थल दोनों पर स्थानों पर मिलते हैं, है ना। अलग अलग पॉइंट भी इसे बना सकते हैं, यानी कि एक लिख देंगे, ये जंतु एक लिंगी होती है। और ये यानी कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु जो होते हैं जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर मिल जाती हैं। श्वसन क्रिया शरीर की सतह द्वारा, है ना, जलीय जीवों में क्लोम या गिल्स द्वारा होती है ना। तो ये रहेगा, है ना। स्थान पर पाए जाते हैं, जो स्थल भाग पर पाए जाते हैं उनमें श्वास नलिका होती है, उनके द्वारा होती है। उत्सर्जन क्रिया किसके द्वारा होती है, मेलपिगियन नलिका के द्वारा। देखिए ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया ना कि आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो मेलपिगियन नलिका, है ना, मेलपिगियन ट्यूब्स के द्वारा होता है। आंसर याद रखिएगा। उदाहरण क्या हो गए, देखिए तिलचट्टा हो गया, मच्छर, मक्खी, शतपाद, झींगा, केंकड़ा, तितली, मकड़ी, है ना। अगर पूछ लिया गया आपका कि तिलचट्टा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है मेलपिगियन ट्यूब्स, है ना, मेलपिगियन नलिका, तिलचट्टा में, इनमें से सभी का आपका एसी के द्वारा होता है। तो ये याद रखिएगा। हर प्रकार से क्वेश्चन देखिए, कॉर्डेट्स एवं नॉन कॉर्डेट्स में अंतर लिखिए, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, है ना, कि विशेषताओं के आधार पर हम आपको अंतर बता रहे हैं। नोटोकॉर्ड के आधार पर देखेंगे सबसे पहले कशेरुक जंतुओं में, यानी कि कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड के रूप में रूपांतरित हो जाती है, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, उसका नाम है नॉन कॉर्डेट्स, है ना। इनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है ना। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है ना। किनमें, कॉर्डेट्स में जो होता है हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है, प्लाज्मा में मिक्स रहता है। इसके बाद देखें ग्रसनीय क्लोन दरारें। ग्रसनीय क्लोन दरारें जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाई जाती हैं। ग्रसनीय क्लोन दरारें अनुपस्थित रहती हैं ना, किसमें रहती हैं अनुपस्थित, नोटोकॉर्ड में, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में, सॉरी, है ना। इसके बाद देख सकते हैं पूंछ की बात करें तो जीवन पर्यंत उपस्थित रहती है, किसमें, कॉर्डेट्स में, पूंछ अनुपस्थित रहती है ना। इसके बाद देख सकते हैं हृदय अधर तल पर स्थित होता है, हृदय पृष्ठ तल पर स्थित होता है,
ये रहेंगे अंतर। इसके बाद पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण पाए जाते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैं 11th में था ना बायोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, आपके फाइनल में भी आया था, ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पक्षियों में उड़ने हेतु निम्न रूपांतरण जो है पाए जाते हैं। उड़ते समय वायु प्रतिरोध को कम करने के लिए पक्षियों का शरीर धारारेखीय होता है, अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। जो अग्रपाद होते हैं ना पक्षियों के, वो रूपांतरित हो जाते हैं किन में, पंखों में, इसलिए उसके पंख बढ़ जाते हैं, है ना। तो अग्रपाद पंख बनाते हैं। शरीर को हल्का करने के लिए यहाँ पे क्या होती हैं, उनकी कंकाल की अस्थियाँ क्या होती हैं पक्षियों की, वो बारतिल होती हैं। बारतिल बोले तो बिल्कुल खोखली टाइप की होती हैं, मतलब बहुत हल्की होती हैं, मतलब उन्हें वजन नहीं होता है। शरीर को हल्का रखने के लिए उनके कंकाल की अस्थियाँ क्या होती हैं, बारतिल होती हैं, है ना। तो इसके बाद सभी चिड़ियों का पाचन तंत्र जो होता है मलाशय विहीन होता है, जिसमें मल को स्टोर नहीं कर पाती, इसलिए चिड़िया इधर उधर बीट कर देती हैं। मल के बाहर के साथ उड़ना कठिन होता है ना, इसीलिए उनमें क्या होता है, उनमें मलाशय नहीं पाया जाता है। उनमें मतलब मल को रखने का स्थान उनके शरीर में कहीं नहीं होता है, वो खाती हैं और तुरंत बीट कर देती हैं ना, ये रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं दृष्टि की तीव्रता अन्य जानवरों की अपेक्षा जो है तेज होती है, क्योंकि तभी तो ऊंचाई से भी पृथ्वी पर चीज़ें आसानी से देख लेती हैं, है ना। उनकी जो होते हैं दृष्टि बहुत तीव्र होती है। इसके बाद देख सकते हैं भेल मछली को स्तनी वर्ग में क्यों रखा गया है, जबकि वो तो एक मछली है ना। तो इसको कुछ कारण दिए गए हैं यहाँ पे, इसके कारण है इसका रुधिर जो है नियत तापी होता है। उसका जो रक्त है ना भेल का, उसका रुधिर है नियत तापी होता है। वह कंकाल सलकों का नहीं होता है, इसके स्तन तथा रोम होते हैं, है ना। इसमें वास्तविक पंख नहीं होते हैं। अग्र व पश्चपात रूपांतरित होकर तैरने में सहायता करते हैं, है ना। जैसे कि पक्षियों में हो रहा है, उसके अग्रपात क्या होते हैं, पंख बन जाते हैं, इसलिए इसके क्या हो जाते हैं, ये पंख टाइप बन जाते हैं ना, जिससे वो तैरने में सहायता करते हैं। इसमें श्वसन क्लोमों द्वारा ना होकर फेफड़ों द्वारा होता है। देखिए बाकी जो मछलियाँ हैं ना, उनमें बाकी मछलियाँ ही क्या, जो जलीय जीव होती है ना, उनमें जो श्वसन होता है, श्वसन की क्रिया वो क्लोम द्वारा होती है, क्लोम द्वारा, है ना, गिल्स या क्लोम द्वारा होती है ना। जबकि किसमें, व्हेल मछली में केवल यहाँ पे फेफड़ों द्वारा होता है, वो जलीय है, फेफड़ों द्वारा हो रहा है ना। तो ये याद रखिए पॉइंट है। यह अंडे ना देकर शिशुओं को जन्म देती है। मादा में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे जो व्हेल मादा होती हैं उनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यह अंडे ना देकर के शिशुओं को जन्म देती है ना, बड़ा अंतर है। देखिए पोरीफेरा संघ के प्रमुख 3 लक्षण लिखिए। देखिए मैंने आपको यहाँ पे 8 लक्षण बता दिए हैं, आपको जो भी 3 यहाँ पे सरल लगे याद रख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस संघ के जंतु हैं ना, एक पोरीफेरा संघ के जंतु हैं, और ये समिति के जलीय समुद्री जंतु होते हैं। इनकी आकृति बेलनाकार, अंडाकार, अनियमित और शाखित होती है। इसमें ऊतक या अंग नहीं बनते हैं। इनमें गेह गुहा का भाव होता है, गेह गुहा का, है ना। इन शरीर भित्ति में अनेक सूक्ष्म छिद्र या ऑस्टिया पाए जाते हैं ना। शरीर के शीर्ष पर ऑस्कुलम नामक एक छिद्र होता है ना, किसमें, पोरीफेरा संघ के जंतुओं में ऑस्कुलम नामक एक छिद्र होता है शीर्ष पर, है ना। तो ये रहेंगे आपके अंतर। इसके बाद शरीर का कंकाल अनेक प्रकार की कंटिकाओं, है ना, का बना होता है। ये कंटिकाएं जो होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की बनी होती हैं, है ना। जनन अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का होता है, किसमें, पोरीफेरा संघ के जंतुओं में। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है ना। तो ये पॉइंट कुछ थे, याद रखिएगा। जो भी आपको 4 पॉइंट अच्छे लगे वो याद कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं पौधे में जड़ के 2 कार्य लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जड़ के कार्य, है ना। स्थिरीकरण का कार्य करती हैं जड़ पौधों में। जड़ें पौधों को जमीन में स्थिर रखती हैं। देखिए सबसे बड़ा कार्य है ये, है ना। जड़ों का काम क्या होता है, जकड़ना, उसका नाम ही है जकड़ना है। जकड़ के रखती है मिट्टी के साथ पौधे को, है ना, जमीन में स्थिर बनाए रखती हैं पौधे को। अवशोषण, यह भूमि से पानी एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करती हैं, है ना। कॉमन सी बात है कि जो है जड़ें हैं ना, वो धरती से, उसमें जल है, खनिज तत्व हैं, वो जड़ें तो खींचती हैं। पौधा हमें कैसे रहा है, कैसे आएगा, उसी के माध्यम से आता है। जड़ें ही खींचती हैं, उनमें जो ऊतक पाए जाते हैं वो खींचते हैं, फिर अंदर की बात वो हो जाती है। यहाँ पे जड़ों की विशेषकर बात कर रहा है, बाहर से हम देख रहे हैं ना। जड़ें पौधों को जमीन में स्थिर रखती हैं और पौधों को पदार्थों का अवशोषण करती हैं, जैसे जल हो गया,
खनिज तत्व हो गए, है ना। रावहन, जड़ें भूमि से अवशोषित पदार्थों को तने एवं पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं ना, तो जड़ें ही बिछी होती हैं ना। इसमें सभी जड़ें कुछ मात्रा में भोजन का संग्रहण भी करती हैं ना, भोजन संग्रहण करके वहाँ पे रखती हैं पौधे के लिए। इसके बाद पुष्पक्रम को, है ना, पुष्य लग गया है यहाँ पे, सॉरी पुष्पक्रम है ना, पुष्पक्रम को परिभाषित कीजिए। प्ररोह का वह भाग जिस पर पुष्प लगे रहते हैं ना, तो पुष्प लगे हैं पुष्पावली वृंत कहलाता है। देखिए जिस पे पुष्प लगे हैं वो, जिस पे मतलब पुष्प लगे तो हैं, पुष्प लगे हैं ऐसे, मतलब गोल टाइप में ऐसे पुष्प लगे हैं, और ये रहता है ना जो, ये पुष्प वृंत कहलाता है। ये पुष्प वृंत हो गया हमारा, है ना, ये जो डंडा टाइप का रहता है ना, ये ऊपर पुष्प है, ये पुष्पावली है, ये गोल गोल फैली हुई ऐसे पुष्प लगे हैं पंक्ति में, एक एक से अच्छे लगते हैं ना। उसके नीचे ये डंडा टाइप का होता है ना, ये वृंत कहलाते हैं, इसे पुष्प वृंत कहते हैं। और पुष्पावली वृंत पर पुष्प सीधे या पुष्प वृंत द्वारा जुड़े होते हैं। पुष्पावली वृंत से पुष्पों के लगने के क्रम को, है ना, जो पुष्पावली जो वृंत होता है ना, इस वृंत से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लगने, जो पुष्पों के लगने का जो क्रम होता है ना, इसे पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पों के लगने का ही क्रम यहाँ पे पुष्पक्रम कहलाता है ना, उसका नाम ही पुष्पक्रम, है ना। सरल पत्ती, बस संयुक्त पत्ती में कोई 3 अंतर लिखिए, यहाँ पे दिए गए हैं अंतर आपको 5-6 अंतर दिए गए हैं, सारे के सारे आपको कंप्लीट करने हैं, है ना। 4 याद रखिएगा, मोस्टली बता रहा हूँ। सरल पत्तियां एक या अधिक योजना के तहत उत्पन्न होती हैं। संयुक्त पत्ती के पर्णक केवल एक ही योजना से उत्पन्न होते हैं। इसमें केवल एक पर्णफलक होता है, किसमें, सरल पत्ती में, है ना। सरल पत्ती में केवल एक पर्णफलक होता है, इसमें 2 या अधिक स्पष्ट पर्णक पाए जाते हैं, 2 से अधिक पर्णकों में बटा होता है, ऐसे कह सकते हैं। सरल पत्ती में कक्ष में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है, पर्णकों में कक्षस्थ कलिका का अभाव होता है ना। संयुक्त पत्ती में क्या होता है, कक्षस्थ कलिका का अभाव होता है। ये पत्तियां तने पर अग्र का अभिसारी क्रम में लगी होती हैं। संयुक्त पत्ती के पर्णकों का रेखीय पर कोई क्रम नहीं होता है। इसके बाद पत्ती के आधार से अनुपत्र लगे होते हैं। पत्ती के आधार से क्या होता है, पत्ती का जो आधार है, यानी कि जो स्टार्टिंग है पत्ती की, जो यहाँ से पत्ती स्टार्ट होती है ना, वहाँ पर क्या होता है, अनुपत्र लगे रहते हैं। पत्रकों के आधार पर अनुपत्र उपस्थित नहीं होते, यानी कि अनुपस्थित होते हैं। तो सरल पत्ती का उदाहरण रहेगा आम, पपीता, पीपल, अरंडी, बरगद, अमरूद, गुड़हल इत्यादि। इसके बाद इमली, गुलाब, मटर, बबूल, सेमल, नीम, छुई मुई, लाजवंती इत्यादि, है ना। तो ये रहेंगे आपके संयुक्त पत्ती को उदाहरण, याद रखिएगा, है ना। संयुक्त और सरल पत्ती के उदाहरण आपको याद होने चाहिए, अलग अलग टाइप। इसके बाद देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था, ससीमाक्षी व असीमाक्षी पुष्पक्रम में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इसके क्वेश्चन जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जो भी आपके क्वेश्चन सारे रह गए आगे, वो सारे के सारे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं आपके, तो वो सारे क्वेश्चन आपको अगले ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। आपको बस क्या करना है, यदि आपको समझ ना आए हो तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, और आपने यदि अन्य वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि हम आपके अन्य सब्जेक्ट्स के जो है क्वेश्चन आंसर वो कंप्लीट करवा चुके हैं ना, जो कि हो गया आपके अन्य सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, रसायन हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स हम आपके कंप्लीट करवा चुके हैं। तो जाकर के वीडियो देखिए, उनके कंप्लीट कीजिए, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ चुके हैं, आपको परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है। आप जितने ज़्यादा हो सके अपने पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन आंसर पढ़िए ध्यान से, है ना। तो आपको अच्छी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही अगर इसका PDF चाहिए, है ना, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, ताकि आपको यहाँ पे सीधे ही PDF हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, है ना। आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, आपको सीधे PDF फ्री मिल जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और आपको मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको PDF मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और पिछले जो अन्य वीडियोस हैं वो जाकर के देख लीजिएगा, तैयारी अच्छी हो जाएगी अन्य सारे सब्जेक्ट्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।